नमस्ते, मेरा नाम है गीतिका और आप देख रहे हैं और नारी का स्पेशल शो परवरिश। चलिए अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो बहुत लोगों को आजकल बहुत ट्रबल कर रहा है और इसकी वजह से बहुत पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि 2 सालों के बाद या इनफैक्ट 2 से ज़्यादा सालों के बाद बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं और बहुत से छोटे बच्चे हैं जो बहुत रो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। इनमें से तो कुछ ऐसे होंगे जो शायद उन्होंने स्कूल शुरू ही किया होगा और फिर पैंडेमिक की वजह से स्कूल्स बंद हो गए, और कुछ शायद ऐसे होंगे जो स्कूल पहली बार जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे कोविड हो ना हो, ये हो सकता है कि आपके बच्चे वैसे भी जब स्कूल जाते तो कुछ दिनों के लिए रोते। ये नॉर्मल फिनोमिना है और बहुत पेरेंट्स आपको बताएंगे जिनके बच्चे बड़े हैं कि वो इस दौर से गुजर चुके हैं। सो ये भी एक फेज़ है और ये गुजर जाएगा। पर मुझे पता है अभी आपको इसके बारे में बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो सुबह स्कूल जाए और एक रोते चीखते बच्चे को स्कूल छोड़े, और ऑब्वियसली फिर पूरा दिन खराब जाता है। आप उस स्ट्रेस में रहते हैं, जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता वो एंग्जाइटी आपको खाती रहती है। सो आप इस सिचुएशन को ईज करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को उसके जो ये फियर्स हैं, एंग्जाइटी है, उसको आप नकारे नहीं। ये नहीं बोले कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो या हर चीज़ पे रोना अच्छा नहीं है, ऐसे मत करिए। आप अपने बच्चे की ना फीलिंग्स को पहले तो वैलिडेट करिए। मतलब आप अपने बच्चे को बोलिए, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस चीज़ से गुजर रही हो, तुम्हें इस बात की एंग्जाइटी हो रही है। आप बात करिए, एक्सप्लेन करिए कि आप समझ रहे हैं, परंतु ये सिचुएशन है, स्कूल तो जाना ही है। पर आप फर्म रहिए, पर बच्चे को ये आश्वासन दिलाइए कि वो आपके साथ आके कभी भी कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, जो भी उनके मन में हो रहा हो। फिर आप दूसरी बात ये ज़रूर करिए कि आप अपने बच्चे के क्लास टीचर, फॉर्म ट्यूटर, जो भी उनको बुलाया जाता है, उनको ज़रूर आप इसमें ना उनको लूप में रखिए। तो चाहे बच्चे की एक डायरी आती है, आप उसमें लिखिए, ताकि अगर टीचर को पता हो कि इस बच्चे का आज सुबह ही एक एपिसोड हुआ है, बच्चा रोया है या बच्चे के दिमाग में कुछ वरीज हैं, सो वो ऑब्वियसली बच्चे को फिर अलग किस्म से हैंडल करेगी। अगर टीचर को पता ही नहीं है, उसने कुछ थोड़ा ज़ोर से टोन में बोल दिया, बच्चा रोने लगा, फिर वो पूरा जो जर्नी है सेटलिंग इनका वो फिर से बिगड़ जाएगा। सो आप टीचर को ज़रूर बताइए हर दिन, चाहे आपको 2 हफ्ते नोट्स लिखने पड़े डायरी में, आप लिखिए। फिर आप ऑल्सो अपने बच्चे को, जब स्कूल से आपका बच्चा वापस आए, आप पूछेंगे कि आपका दिन कैसा रहा, आपके क्या फ्रेंड्स बने, आपने क्या किया। सो प्लीज़ ऑल्सो ये करिए कि आप ना अपने बच्चे को ये भी समझाएं कि सिर्फ वो ही अकेली नहीं है या अकेला नहीं है जो ऐसे रो रहा है या जिसको ये सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है। बिकॉज 2 सालों से बच्चों को बिल्कुल आदत हो गई है सिर्फ घर वालों को मिलने की, घर के अंदर रहने की और एक स्क्रीन के माध्यम से पढ़ने की। सो उनको भी ये इतना अनफेमिलियर लग रहा है, नया क्लासरूम, नई चीज़ें। शायद पहले भी अगर वो स्कूल गए हैं, फिर भी अब बहुत शायद बदल गया है, शायद सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हैं, डेस्क अलग तरीके से हैं, वो शेयर नहीं कर सके कलर पेंसिल। सो बहुत बदलाव आया होगा। सो ये सब आप डिस्कस करिए और आप कोशिश करिए कि आप जाने कि आपके बच्चे की कौन कौन से फ्रेंड्स बन रहे हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, जब वीकेंड आएगा हफ्ते स्कूल के, मतलब 1, 2 या 3 हफ्ते के बाद, आप कुछ 1 घंटे के लिए, छोटे पीरियड के लिए कुछ प्ले डेट फिक्स कर सकते हैं। क्या पता कोई और हो, आपकी बिल्डिंग में ही रहता हो, आप पार्क में नीचे मिल सकते हैं, छोटा सा पिकनिक कर सकते हैं। सो क्या होगा ना कि बच्चे अगर किसी को फ्रेंड्स को बाहर मिलेंगे, स्कूल से बाहर, फिर स्कूल के अंदर उनको ये एक अपनापन दिखेगा, एक फेमिलियर फेस दिखेगा, और सेटलिंग इनमें उनको इससे बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अपने लिए भी, अगर आप भी अलग पेरेंट्स से कनेक्ट करेंगे ना, जो ऑल्सो इसी दौरान उनको भी यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो आपको भी थोड़ा बेटर लगेगा। और इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने बच्चे को अपनी एंग्जाइटी ना दिखाएं, बिकॉज जितना आप दिखाएंगे बच्चा आपको देख के और स्ट्रेस होगा। और ये सिर्फ आपके कहने से नहीं, आपके एक्शन से भी होता है। आपको पता है बच्चे बहुत क्विक होते हैं अब्जॉर्ब करने में, वो देख के आपको ही समझ सकते हैं कि आप गुस्सा हैं, आप नर्वस हैं,
हैं, आप खुश हैं, वो आपके मूड का अंदाज़ा बहुत जल्दी लगा पाते हैं। सो अगर आप अपने बच्चे को ये महसूस होने देंगे ना कि आप स्ट्रेस्ड हैं, बच्चा खुद और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। सो आप खुद अपने आप को स्ट्रेस ना करें। कुछ थोड़ा सा जब जैसे आप अपने बच्चे को ड्रॉप किया, आप अपने लिए भी कुछ एक रूटीन बना के रखिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्री होंगे ना तो पूरा टाइम आपके दिमाग में यही होगा। आप अपनी भी रूटीन लेके चलें और आप इस फियर में ना बैठे, इस डर में ना बैठे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा रो रहा होगा। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। जब कुछ 5-6 साल पहले हमने जब कंट्री शिफ्ट करी थी, सो मेरी छोटी बेटी उस टाइम 6 साल की भी नहीं थी और उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि अब उसको इस नई जगह में स्कूल जाना है। तो वो 2 हफ्ते तक लगातार हर सुबह रोई, पेट में दर्द, उल्टी, ये पूरा 2 हफ्ते चलता रहा। तो हमने क्या किया, हम क्या कर सकते थे, उसको बस हर दिन यही समझाया कि जाना तो है, फर्मली उसको स्कूल छोड़ा और स्कूल में हम मंडरा नहीं रहे थे। बिकॉज अगर बच्चा आपको गलती से देख लेगा ना, उसका पूरा, जैसे मैं कह रही हूँ, जो थोड़ा उसने अपने आप को संभाला है वो पूरा टूट के, वो पूरा आंसुओं का बांध फिर से शुरू हो जाएगा, पूरा बांध टूट जाएगा। सो आप प्लीज़ स्कूल में ना मंडराएं, आप अपने आप घर आएँ, अपनी रूटीन रखें और फिर आप बच्चे को थोड़ा सा उस टाइम पे, आप जैसे आपको पता है कि उसको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, एक चॉकलेट या कुछ, उसके जो स्नैक बॉक्स है उसमें थोड़ा कुछ ट्रीट डाल दें, एक छोटा सा नोट लिख के डाल दें कि मम्मा लव्स यू वेरी मच, कुछ भी छोटा सा, कि बच्चा वो देखे, उसके मुंह पे थोड़ी सी एक स्माइल आए, थोड़ी खुशी आए। कुछ भी अपनी तरफ से छोटी छोटी चीज़ें करिए। बच्चे को अगर आइसक्रीम अच्छी लगती है तो आप स्कूल के बाद उसको आइसक्रीम के लिए ले जाएं। कुछ भी छोटे छोटे ट्रीट्स करिए ताकि उसकी ये जर्नी थोड़ी ईजियर हो। और हमने एक एक्सपर्ट से भी पूछा है, तो जानते हैं उनकी क्या राय है और वो क्या टिप्स देते हैं, क्या सलाह देते हैं आपको। हमें कभी कभी बच्चों को 1 महीने से भी ज़्यादा रोते हुए देखने मिलता है। Well, it's absolutely normal for a child to be going through these emotions. It's important for us as parenting partners to support them in this journey. So by and large, children are settling in well. Given the social isolation that they were subjected to, we had our own concerns. But the children proved to be very adaptive. That goes on to prove that human beings are inherently social creatures. So there are a lot of elements added to the daily plans where the children are engaged during the day. So before the child starts coming to the school, we do spend time with the parents to understand more about the child. जैसे कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या बिल्कुल पसंद नहीं है, the sleeping patterns of the child, eating preferences, all of it, or what is it that makes a child feel comfortable. Some things which we have seen that are helpful and work really well is to follow a routine at least 2 weeks before the child starts to attend school. It would be a good idea to introduce the concept of school to the child so that the child knows what to expect. It's also important for us as parents to be confident of our decision of sending the child to school. We must ensure that we do not pass on our anxiety to the children. Children do understand emotions very well, and it's important that we take care so that the child feels happy and safe while at school. तो जैसा कि आपने देखा, इस जर्नी में आपको अपने बच्चे की और अपने आप की मदद करनी है ताकि आपका बच्चा भी सेटल डाउन हो जाए स्कूल में और आप भी सेटल हुए स्कूल में। और ये ना करिए कि आप बच्चे को बीच में बहुत दिनों का गैप देने दें, बिकॉज फिर वापस जाने में और भी दिक्कत होगी। सो इनफैक्ट ये छोटे छोटे सिंपल टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं और याद रखिए कि ये सिर्फ एक फेज़ है और ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा और बच्चा आपका सेटल हो जाएगा। और अगर कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो ज़रूर आप उनके स्कूल के साथ संपर्क करें, बात करें कि आप कैसे टीचर के साथ, टीचर और आप आप पार्टनर्स हैं, आप दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं दिन में। सो जितना आप उनको इन्वॉल्व रखेंगे वो बेटर रहेगा और एक साथ आप सोल्यूशन सोच सकते हैं कि किस तरह से आपके बच्चे को स्कूल में जल्दी आप अच्छी तरह सेटल कर सकें। चलिए, तो ये तो हमने बात करी कि आप अपने बच्चों को स्कूल में कैसे सेटल कर सकते हैं और इसके साथ अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर जिसका नाम है सिंपल सलाह।
आज की सिंपल सलाह में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को कैसे किताबें पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। पहले आप पूछेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है, क्यों मेरा बच्चा पढ़े। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होती है। वो चाहे अपने घर से या अपने सिटी से कहीं बाहर ना गए हों, लेकिन वो इतने अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं, विभिन्न खानों के बारे में, कल्चर्स के बारे में उनको पता चलता है। ये उनको बहुत कॉन्फिडेंस देता है और ये फिर कॉन्वर्सेशन में वो ये यूज़ कर सकते हैं। वो किसी से भी बात कर सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में, बिकॉज उन्होंने उसके बारे में पढ़ा है। दूसरी बात है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी इमेजिनेशन डेवलप होती है, बिकॉज टीवी या मूवीज में क्या होता है, सब कुछ आपको ऑलरेडी दिखाया जाता है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। बुक्स में आप एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है ये कैरेक्टर कैसे कपड़े पहनता है, कैसे दिखता होगा, उसका चाल चलन कैसा है। तो वो सारे आपकी क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करता है। और फिर जब बच्चे स्कूल में, उनको जब ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं या क्लास में उनका कोई काम होता है, आप देखेंगे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, उनके यूज़ ऑफ वर्ड्स, मतलब ये नहीं कि उनको बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, उनको ये भी आता है कि इस वर्ड को कैसे और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, इसको सही तरीके से इसका कैसे इस्तेमाल करना है। ये बच्चे ज़्यादा जल्दी पढ़ भी पाते हैं, उस पैसेज को अच्छी तरह समझ भी पाते हैं, और वो आप देखेंगे कि उनकी राइटिंग में भी एक बदलाव आएगा, और आप नोटिस करेंगे कि वो अलग अलग प्रकार के शब्द भी यूज़ कर रहे हैं जो वो पढ़ते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात है, आप देखेंगे कि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो बच्चे पढ़ते हैं और जो किताबों में रुचि रखते हैं, उनका स्क्रीन टाइम कम होता है, और वो बच्चा आपको कभी आके ये नहीं बोलेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट में हो या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी और हो, कई बच्चे होंगे, आप देखेंगे उनके पास ऑलवेज बुक खुली पड़ी होती है। ऐसे बच्चों को क्या होता है, बोर्डम की कंप्लेंट नहीं होती, इनका स्क्रीन टाइम, इनका आईज पे स्ट्रेन कम होता है, और ये ऑलवेज मतलब अपने आप को बिजी रखते हैं एक अलग ही दुनिया में। रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। अच्छे कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी बच्चों के पास बहुत मटेरियल उनको मिलता है। अगर वो जाके आगे डिबेटिंग करें या स्कूल में किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, उनके पास बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है जो उनको ये बुक से मिलता है। अब आप कैसे अपने बच्चे में ये हैबिट आप कैसे पैदा कर सकते हैं? सबसे पहले तो जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, आप ये आदत डालें कि आप उनको सुलाने के टाइम रात को ना एक कहानी सुनाएं किताब से। और दूसरा, बच्चों को भी ना पिक्चर की किताबें दें जब वो पढ़ नहीं सकते हैं, ताकि उनको ये आदत हो जाए पेजेस को टर्न करने की और एक किताब को अपने हाथ में पकड़ने की। और जब आपके बच्चे को थोड़ा थोड़ा रीडिंग आए, तो आप अपने बच्चे को बोले कि आज मुझे कहानी सुनाओ। तो आपका बच्चा आपको पढ़ के कहानी सुनाए, चाहे वो धीरे धीरे पढ़े, जैसे भी पढ़े, आप अपने बच्चे को अलाउ करें कि वो आपको कहानी सुनाए। फिर आप ना, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पहले जैसे आप मार्केट गए, आप जरूर अपने मार्केट के राउंड में ना आप एक बुक स्टोर जाइए कभी कभी बीच में, बच्चे को बस देखने दीजिए शेल्व्स में अलग अलग किस्म की इलस्ट्रेशंस, उस पे क्या पिक्चर्स बनी हैं, किस एज ग्रुप के लिए क्या किताबें ठीक है। फिर आप ढूंढिए आप किस शहर में, जैसे अब तो कोविड खत्म ही हो रहा है आई होप, और सारे प्रोग्राम्स फिर से शुरू हो रहे हैं। बहुत ऐसे बुक फेस्टिवल्स होते हैं, बुक फेयर्स होते हैं, और ऑनलाइन भी एक्चुअली बहुत आजकल बुक मीट्स होते हैं, ऑथर्स अपने बुक रीडिंग्स करते हैं। ज़रूर अपने बच्चे को, ये ज़्यादातर ये फ्री होते हैं, आप अपने बच्चे को इनके लिए इनरोल करें और अपने बच्चों के साथ जाएं, ताकि वो उस पूरे वर्ल्ड ऑफ बुक्स को अच्छी तरह से उसमें घुल मिल जाएं, ऑथर से मिल सके। ये भी लोगों के लिए बहुत ये प्रेरणा होता है, इंस्पायरिंग होता है कि वो ऑथर से मिले, उन्होंने ऑथर से 2-3 बात करी। आप बुक फेयर्स ढूंढिए। फिर जब आपके बच्चे थोड़े और बड़े हों, जैसे 10, 11, 12, तो आप उनको ये भी इंकरेज कर सकते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ना बुक्स एक्सचेंज करें। उन्होंने जैसे अपनी किताबें पढ़ ली, अब वो बोर हो गए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही एक्सचेंज कर सकते हैं और एक बुक क्लब शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बुक क्लब में वो बुक्स को रिव्यू भी कर सकते हैं, तो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव उनको पता चलेगा, किसी और को इस बुक के बारे में क्या अच्छा लगा या नहीं लगा, तो ये उनको इनकरेज करेगा कि मुझे ये बुक पढ़नी है। या आप अपने बच्चे को इनफैक्ट ये एक आप दे सकते हैं, जैसे आप ट्रीट
कि अगर आप 2 बुक्स पढ़ोगे हर महीने में तो मैं आपको ये ट्रीट दूंगी या इतने पैसे दूंगी, आप उनको ये इंसेंटिव दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि आपका बच्चा देखे कि आप भी खुद पढ़ रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप बैठ के फ़ोन के बिना कुछ टाइम आप डिवोट कर रहे हैं रीडिंग को, या आप कोई भी फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं। सो हम अगर बच्चे को कहते रहेंगे कि पढ़ो पढ़ो और बच्चा देख रहा है कि हम पूरा टाइम टीवी देख रहे हैं और अपने फ़ोन पे हैं, सो फिर वो हैबिट नहीं डेवलप होती। वेयरएज अगर वो बच्चा देख रहा है कि आप भी पढ़ते हैं, आपको भी इस रुचि से इतना प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, सो वो बच्चा ज़रूर और इनकरेज होगा बुक पढ़ने के लिए। तो इसके साथ चलिए अपने थर्ड और लास्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है जादुई जुगाड़, और देखते हैं कि आज हमारे पास आपके लिए क्या जुगाड़ है। आज के जादुई जुगाड़ में मैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं और इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास चीज़ है आप उसी का प्रयोग करें। जब उसका ओरिजिनल यूज़ ख़त्म हो गया तो उसको किसी और चीज़ में यूज़ करें, बजाय उसको आप फेंक दें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग मेरे पास बॉक्सेस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ घर पे। एक इसमें से एक बिस्किट्स का टिन बॉक्स था, तो ये आपके पास भी कभी गिफ्ट पे आया हो या आपने ख़रीदा हो, उस बॉक्स को आप मत फेंकिए। एक बार वो पूरी तरह से आप सफ़ा कर लें, उसमें आप अपनी ज्वेलरी अच्छी तरह से लगा के रख सकते हैं ताकि वो फिर ढूंढने में भी आपको आसानी होगी। जो गोल्डन बॉक्स आप देख रहे हैं ये फेरेरो रोशर चॉकलेट्स का बॉक्स है, जिसमें अलग अलग ऐसे खाने बने हुए हैं और उनमें मैंने अपने ईयररिंग्स रखे हुए हैं छोटे छोटे। आप अपने बच्चों के भी कुछ ऐसी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, आप स्टेशनरी भी स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो रेड बॉक्स है जिसमें मैंने स्टेशनरी रखी है जैसे सिजर्स, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ये एक्चुअली कोई शादी का इनविटेशन कार्ड था, कार्ड के साथ आया था और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ था। बट ये इतना सुंदर सा बॉक्स है तो इसको फेंकने के बजाय और मार्केट से जाके एक नया प्लास्टिक बॉक्स खरीदने के बजाय आप सोच सकते हैं क्रिएटिव वेज इन विच आप इन चीज़ों को इनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं और आप अपनी तरफ से प्लैनेट के लिए कुछ कर सकते हैं कि आप कम यूज़ करें या कम वेस्टेज करें, कम खरीदें जो आपको ज़रूरत नहीं है। और लास्ट आप ये छोटी सी एक प्लेट देख रहे होंगे। कई बार होता है कि एक सेट की प्लेटें टूट गई हैं, 1 या 2 ही रह गई हैं, तो मेरी बेटी ने मुझे पूछा कि मैं ये प्लेट ले जा सकती हूँ और उसने फिर इस पर पेंटिंग करके वापस मुझे ये गिफ्ट किया। तो ये मैं अपने इनफैक्ट एक टेबल पे रखती हूँ जिसमें मेरी सबसे जो मुझे ज़रूरी चाहिए होती हैं चीज़ें बाहर घर से बाहर निकलने के टाइम मैं वो रखती हूँ, जैसे क्लिप या सनग्लासेस या चाबियाँ। सो आप ऐसे ना छोटे मोटे जो भी आपको चीज़ें आए, चॉकलेट का डब्बा हो या कुछ भी पैकेजिंग हो, सो आप ज़रूरी हर चीज़ को ये नहीं है कि उसका ख़त्म हो गया तो आपने फेंक दिया। आप क्रिएटिव वे सोचिए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, बच्चों के लिए ना ये जो है ये मंत्रास या ये जो हम उनको बोलते हैं करने के लिए, वो इसको लर्न करते हैं नॉट क्योंकि हम उनको ये बार बार दोहराते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली हमें देखते हैं इनका एक्चुअल प्रयोग करते हुए। सो जब आपके बच्चे देखेंगे कि आप इतनी चीज़ों को घर में आप इस्तेमाल करते हैं, फेंकते नहीं हैं, तो ये सीख उनके दिमाग में चली जाएगी। जब वो बड़े होंगे वो अपने आप ये हैबिट्स उनके अंदर इनकलकेट होंगी कि मुझे ये फेंकना नहीं है, इसके साथ मैं ये कर सकती हूँ या इसके साथ मैं ये कर सकता हूँ। सो कॉफ़ी की बॉटल हो गई, उसमें आप छोटे से शेल्स रख सकते हैं। अगर आपकी कॉइन की कलेक्शन है वो भी आप किसी भी ग्लास बॉटल में रख सकते हैं। सो ऐसे अनलिमिटेड वेज हैं जिनमें आप बेसिकली ये चीज़ों को वेस्ट करने के बजाय आप रीयूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं।